नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का रुख करेंगे और शुरुआत सांबा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां विजयपुर में राजमार्ग के किनारे 6 बड़े मोटार शेल बरामद हुए हैं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटार शेल मिले हैं। एम्स के पास ये मोटार शेल मिले हैं। मोटार शेल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं सांबा से, जहां विजयपुर में राजमार्ग के पास 6 बड़े मोटार शेल बरामद हुए हैं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये मोटार शेल मिले हैं। एम्स के पास विजयपुर हाईवे पर ये मोटार शेल बरामद हुए हैं। मोटार शेल को पुलिस ने फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है और हाईवे पर कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रैफिक को बहाल किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजयपुर में नेशनल हाईवे के किनारे ये बड़े 6 मोटार शेल मिले हैं। पुलिस ने इन मोटार शेल को अपने कब्जे में ले लिया है और हाईवे पर ट्रैफिक फिलहाल बहाल है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 6 मोटार शेल की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सांबा में विजयपुर नेशनल हाईवे के पास ये मोटार शेल मिले हैं। और हमारे सहयोगी श्याम का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, पूरे मामले को लेकर अपडेट्स। जी जैस्मिन, अभी की जो अपडेट है आपको बताते चले। हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया है। जो 7 मोटार शेल जो वहां पे मिले थे उनको वहां से हटा दिया है ताकि जो हाईवे है उसको सुचारू किया जा सके। और साथ ही अमरनाथ यात्रा का समय है, अमरनाथ यात्रा जा रही है और कई श्रद्धालु जो है वो जा रहे हैं। इसके चलते अगर हम बात करें तो एसएसपी सांबा जब मौके पे पहुंचे तो जैसे ही बम निरोधक दस्ता वहां पे पहुंचा, उन्होंने पूरे इन जो मोटार शेल थे उनकी जांच की। उनके जांच के बाद उन्होंने हाईवे को खोल दिया और उन शेल को हटा दिया गया। आपको ये बताते चले, ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जो विजयपुर के पास एम्स का एक बड़ा हॉस्पिटल जो वहां पे बन रहा है उसके नजदीक, विजयपुर मंडी, सब्जी मंडी के नजदीक जो बिल्कुल सड़क के किनारे जो मोटार शेल जो है वो सुबह 6 बजे की अगर हम बात करें, 7 बजे की बात करें, सुबह विजयपुर पुलिस को एक जानकारी मिलती है जिसमें राहगीरों की तरफ से बताया जाता है कि कुछ बम यहाँ पे जो है वो पड़े हुए हैं और काफी तोड़े वहां पे पड़े हुए थे, बोरियां वहां पे पड़ी हुई थी। और जिसके बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए जब देखा, पुलिस ने सर्च किया वहां पे, तो मोटार शेल की जो संख्या थी वो 6 थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को कॉल कर दी और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दे दी और पुलिस ने हाईवे पे जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी थी। उसके बाद इलाके को भी घेर लिया गया था और साथ में जिसके बाद बम निरोधक दस्ता वहां पे मौके पे पहुंचा और जैसे ही उन्होंने अपनी उस टीम ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें जांच में पाया गया कि वो जो मोटार शेल थे वो उनकी संख्या वो 7 होगी, क्योंकि वहां पे झाड़ियां थी और झाड़ियों में वो बिखरे पड़े हुए थे और 7 हो गए। और उसके बाद जब पूरी तरीके से जांच शुरू की बम निरोधक दस्ते ने तो हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था अगर हम जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें तो। उसके बाद एसएसपी सांबा बेनाम तोश अपनी टीम के साथ वहां मौके पे पहुंचे। उन्होंने इलाके का निरीक्षण किया और जो मौके पे पुलिस के अधिकारी थे, एसएचओ थे, डीएसपी थे, उनसे बातचीत की कि किस तरह आपको इसकी जानकारी मिली और किस तरह इलाके में गश्त की जा रही है। और आपको ये बताते चले कि जांच में ये पाया गया जो ये मोटार शेल थे वो 160 mm के थे और वो ऐसा पाया जा रहा था, ऐसी बात की जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा था कि वो बिल्कुल नए हैं। और साथ में एक ये जो जब ये सेल मिले तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल जो है वो पूरे इलाके में फैल गया। और जांच में जो बम निरोधक दस्ते हैं उनकी जांच में ये पाया गया कि जो सेल थे वो अंदर से जो बारूद है उनका वो निकाल लिया गया है पहले से ही। बिल्कुल वो खाली सेल वहां पे वो फेंक दिए गए थे। लेकिन ये अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाजे से बात करें तो एक पहले की जो खबर थी, बिल्कुल इलाके में खबर इस तरह फैल गई कि बिल्कुल डर का माहौल और बिल्कुल पुलिस भी इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि का मामला अगर हम बात करें जिस तरीके से यहाँ पर मोटार शेल बरामद हुए हैं जिसकी संख्या 7 बताई जा रही है और क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी यहीं इसी हाईवे से होकर गुजरती है, तो क्या ये माना जाए कि एक तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश, दहशतगर्द की कोशिश यहां पर हो रही है? इस यात्रा के ऊपर भी कहीं ना कहीं खतरा एक तरीके से मंडरा रहा है, ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल इस अगर हम सांबा पुलिस की बात करें तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और साथ में जिस तरह से यहाँ पे मोटार शेल का मिलना और अमरनाथ यात्रा के बीच मिलना पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो एक दहशत फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और पहले से ही अगर हम बात करें तो जितनी भी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी तरफ से अलर्ट जो है वो कर दिया गया। और पुलिस की तरफ से भी अगर हम बात करें एसओजी ग्रुप की तरफ से सांबा पुलिस की तरफ से हाईवे जो है हाईवे पे पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। खासकर बॉर्डर इलाकों की बात करें तो अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर हाईवे को चाक चौबंद करने के साथ बॉर्डर इलाके को भी में भी अलर्ट जारी कर दिया। और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की तरफ से भी बॉर्डर इलाके में लगातार जो है पेट्रोलिंग की जा रही है। और पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो जिस तरह आरसपुरा सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो पकड़ा गया था। और खासकर अगर हम बात करें सिक्योरिटी एजेंसीज की तो खासकर ऐसे इनपुट्स उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि जो दहशतगर्द है वो अमरनाथ यात्रा को लेके खलल पैदा करने की कोशिश करना चाहते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं। तो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो हर एक चैलेंज से निपटने के लिए वो तैयार हैं। और तमाम हाईवे की बात करें, जम्मू से लेकर पठानकोट की बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया और हाईवे पे भी निगरानी जो है वो चप्पे चप्पे पे की जा रही है। और जिस तरह से क्योंकि इस यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और अब जिस तरीके से ये हरकत सामने आई है, क्या ये माना जाए कि इस हाईवे पर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया जाएगा, यहाँ पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी? इस तरह की कोई अपडेट सामने आया अभी तक श्याम? बिल्कुल, जैसे एसएसपी सांबा वहां पे पहुंचे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मौके पे कुछ भी मीडिया से बात करने से मना कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि हम जो है वो सुरक्षा को पहले से ही कड़ा रखा हुआ है और आगे भी हम सुरक्षा को बढ़ा देंगे। और इस तरह की जो वारदातें सामने आती है उसके बाद अगर हम बात करें तो सुरक्षा को अलर्ट कर दिया जाता है और सुरक्षा घेरे को अगर हम बात करें बढ़ा दिया जाता है। जितने भी बेस कैंप बनाए गए हैं, जहाँ लॉजमेंट सेंटर बनाए गए हैं सांबा में, उनमें सुरक्षा को और बढ़ाया जा रहा है और कड़ा कर दिया गया है। और खासकर इस तरह की वारदात जो सुबह पेश आई उसके बाद अगर हम माने तो विजयपुर इलाके में बिल्कुल जैसे ही खबर सामने आई तो पूरे दहशत का माहौल हो गया और पूरा इलाका जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस में ऐसे लग रहा था कि छावनी में तब्दील हो गया। और लोग भी जो आ जा रहे थे देख रहे थे कि इस तरह की वारदात और बिल्कुल हाईवे किनारे एक डर का माहौल जो है वो पैदा हो गया। उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है। उच्च अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं, एसएसपी वहां पे पहुंचते हैं और मौके का निरीक्षण करते हैं और कोई भी चूक जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं होने दी जा रही और छोटी छोटी हरकत पे जो है नजर रखी जा रही है। और ये यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है और जिस तरीके से हाईवे पर ये 7 मोटार शेल मिले हैं, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है, चाक चौबंद कर दिया गया है। तमाम एजेंसियां और सेना के साथ साथ तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज और सतर्क हो गई हैं। श्याम, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और श्री अमरनाथ जी यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण यात्रा को फिलहाल रोका गया है। पहलगाम से यात्रा को रोका गया है। मौसम में सुधार के बाद ही यात्रा को दोबारा यहां से शुरू किया जाएगा। इस बीच चंदनवाड़ी से अपडेट सामने आया है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहलगाम में नुनवन बेस कैंप में यात्रा को स्थायी रूप से रोका गया है। अस्थायी रूप से इस यात्रा को रोका गया है। मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण यात्रा को रोका गया है। मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर अनुमान जताया था और हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम बना रहेगा, इस तरीके का अपडेट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन इस बीच अस्थायी तौर पर इस यात्रा को पहलगाम में रोका गया है क्योंकि चंदनवाड़ी में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से अस्थायी तौर पर इस यात्रा को इस बेस कैंप में रोका गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार खराब मौसम की वजह से अस्थायी रूप से इस यात्रा को रोका गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में ही श्रद्धालुओं को रोका गया है। अस्थायी तौर पर फिलहाल श्रद्धालुओं को रोका गया है। चंदनवाड़ी में लगातार बारिश हो रही है, आगे का रास्ता तय करना आसान नहीं होगा इस मौसम की वजह से। इस वजह से इस यात्रा को अस्थायी तौर पर रोका गया है। जम्मू कश्मीर
कश्मीर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और इस मौसम का असर अमरनाथ यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पहलगाम में ही यात्रियों को रोका गया है। चंदनबाड़ी में क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से आगे का सफर तय करना आसान नहीं माना जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से अस्थायी तौर पर अमरनाथ यात्रा को हॉल्ट किया गया है। नुनवन बेस कैंप पहलगाम में ही यात्रियों को रोका गया है। आज बाबा के दर्शन बहुत मुश्किल से लग रहा था हो जाएंगे, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। यात्रा बंद कर दी गई है। अब खुल जाए मौसम तो बाबा के दर्शन हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। भोले बाबा की आज इच्छा नहीं थी तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। फिसलन ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। हमें तो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई और मुस्तैद है प्रशासन यहाँ पे। मैं यहाँ 20 साल से यात्रा में आ रही हूँ अमरनाथ की, और बहुत अच्छे से यात्रा कर रही हूँ। लेकिन आज हम वापस जा रहे हैं। वापस मतलब घर तो नहीं जा रहे, पर क्या है कि हम गए तो गाड़ी ने वापस छोड़ दिया। शेषनाग में बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ भी बहुत सुबह से बारिश चालू है। गाड़ी हमारी गई वापस आई। अब हम यहाँ रुकना चाहते हैं पहलगाम में। और ये तो भगवान के हाथ में है, बारिश होना ये सब। हम दर्शन करने तो जरूर जाएंगे। मिलिट्री का काम बहुत अच्छा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है सब। हाँ, इसीलिए तो हम वापस आ पाए यहाँ पे। और जब बारिश के कारण हम रुक गए तो इसी कारण हम वापस आ पाए, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी आर्मी का और गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात एक और बड़ी खबर की अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे दें। यात्रियों का 8वां जत्था यात्री निवास जम्मू से रवाना हो चुका है। जत्थे में 7010 यात्री शामिल हैं। 247 वाहन पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए हैं। बालताल के लिए 2410 और पहलगाम के लिए 4600 तीर्थ यात्रियों का ये 8वां जत्था जम्मू यात्री निवास से रवाना किया जा चुका है। इस जत्थे में कुल 7010 तीर्थ यात्री शामिल हैं। 247 वाहन पवित्र गुफा के लिए आज रवाना हुए हैं। बालताल के लिए 2410 और पहलगाम के जरिए 4600 तीर्थ यात्री आज रवाना किए गए हैं। जम्मू यात्री निवास से ये 8वां जत्था रवाना किया जा चुका है। 7000 से ज्यादा तीर्थ यात्री इस 8वें जत्थे में शामिल हैं। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। मेले के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद थे। फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल ने एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहयोग से 13 विभागों के कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल 12 में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 13 विभागों के 150 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों से अवगत कराया गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 88वें जन्म दिवस पर मैक्लोडगंज में शानदार जश्न मना। जश्न में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। दलाई लामा के जन्मदिन पर यहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचे थे, अनुयायी पहुंचे थे, जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वहीं लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन में दलाई लामा के 88वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जेवेसल शे में समारोह का आयोजन किया। एलबी अध्यक्ष ने दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह किया। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके।
पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां चुनावी तैयारियों में भाजपा जुट गई है। आज दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेता आज मौजूद रहेंगे। बैठक में नॉर्थ रीजन के लोग मौजूद रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद होंगे। बैठक में नॉर्थ रीजन के राज्य प्रभारी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आदि मौजूद रहेंगे। ये बैठक बीजेपी विस्तार कार्यालय में होगी। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। मंत्रियों का, प्रभारियों का, नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है और चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी हलचल के बीच बीजेपी की ये बड़ी बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के प्रभारी और नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नॉर्थ रीजन के जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, वहां के प्रभारी और नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे। और कहा जा सकता है कि बीजेपी का मिशन 2024 शुरू हो चुका है। इससे पहले आपको याद होगा, बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के जरिए अपनी चुनावी रणनीति की शुरुआत की थी, अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी और अब नॉर्थ रीजन की तमाम नेताओं की, प्रभारियों की, अध्यक्षों की अपने आप में अहम बैठक है। जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद और मनोज इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे खुर्रम का। खुर्रम, सबसे पहले तो इस बैठक को लेकर क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, किनका इंतजार हो रहा है और कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है? खुर्रम, देखिए, बैठक में जो चुनावी राज्यों से जुड़े हुए जो तमाम है, जो बैठक में आज की नॉर्थ जोन की जो बैठक है, वो तमाम के ज़्यादातर पदाधिकारी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो संगठन मंत्री हैं, वो सभी के सभी पहुंच चुके हैं। जिसमें हिमाचल विशेष तौर पर शामिल है, जम्मू कश्मीर शामिल है, पंजाब शामिल है, हिमाचल शामिल है और इसी तरीके से गुजरात शामिल है, दिल्ली है। जो ये तमाम राज्य हैं, 14 राज्यों की आज महत्वपूर्ण बैठक है। और जो बड़ा परिदृश्य दिख रहा था, जिस तरीके से जो विपक्ष है उसने अपनी बिहार में बैठक की और एक बड़ा गठबंधन बनाने की, एक बड़ा जो है जनता में मैसेज देने की कोशिश की थी। उसी तरीके से एनडीए की जो बैठक है, कल एक बैठक हुई थी गुवाहाटी में, आज दिल्ली में हो रही है, 9 तारीख को हैदराबाद में होगी। आज जो नॉर्थ जोन की बैठक है, इसमें 14 राज्यों के जो तमाम बड़े नेता हैं, संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम के तमाम शामिल हो रहे हैं। जो प्रभारी है वो शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रविंदर रैना वो खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट है, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बननी है। हालांकि जो बैठक है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कवायद शुरू की है, वो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के है और बड़ी एक रणनीति है। एक तरीके से एनडीए का जो कुंभा है, वो उसको एक तरीके से एकत्र करके कि एनडीए में कोई खूट नहीं है, सब लोग साथ में हैं और एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतने का जो प्रयत्न है, उसमें जो है दौड़ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे निकलती दिखाई दे रही है। एक तरफ विपक्ष को देखें तो अभी वहां पर समन्वय बनाने की कोशिश है। अलग अलग तरह की बातें हैं, कुछ पार्टियां आती हैं, फिर मीटिंग से निकल जाती हैं, अलग अलग तरह के बयान आते हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से ये बड़ा परिदृश्य, बड़ी तस्वीर आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीर यहाँ पर नजर आने वाली है। और अगर बात करें कि एजेंडे की, के जो मीटिंग का एजेंडा है, आज सुबह 10 बजे से शेड्यूल था, 5 बजे तक की मीटिंग है, लेकिन अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हो सकी है क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो अभी नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उन्हीं का इंतजार एक तरीके से हो रहा है। और शायद के कुछ तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं कि वो शायद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप कोशिश कीजिए ये जानने की कि कौन कौन इस बैठक में पहुंच चुका है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन जम्मू से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल जुड़ गए हैं। मनोज, जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक का एजेंडा सबको पता है, 2024 लोकसभा चुनाव, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव की अटकलें भी जम्मू कश्मीर में काफी तेज हो चली हैं। मनोज,
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बैठक का जो एजेंडा है वो 2024 है, यानी पार्लियामानी चुनाव जो होने वाले हैं उसके बारे में पूरा जो संगठन है बीजेपी का वो किस तरह की तैयारियां कर रहा है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि पहले भी जो महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया गया था बीजेपी की जानिब से, उसमें जम्मू कश्मीर में भी काफी लीडर्स आए और यहाँ भी काफी मीटिंग्स हुई। अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे पब्लिक मीटिंग भी हुई जिसमें अमित शाह भी यहाँ पर आए थे और कुछ और बाकी मंत्री भी यहाँ आए थे। तो लोगों के साथ संपर्क बनाए जाने का जो सिलसिला था वो लगातार यहाँ पर भी जारी रहा। और आज ये जो मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो संगठन है, संगठन के अंदर की जो चेंजेस हैं हो सकता है उन पर भी कुछ बातचीत हो। हालांकि इस बारे में इतना ज्यादा जानकारी अभी कोई भी नेता हमारे साथ शेयर नहीं कर पाया है, लेकिन जो आज की मीटिंग है उसमें डेफिनेटली ये एक जरूर एक फीडबैक लिया जाएगा उन लीडर्स से जो जैसे कि हमारे साथी खुर्रम शहजाद बोल रहे थे, रविंदर रैना जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है बीजेपी यूनिट के जम्मू कश्मीर के, उनसे एक फीडबैक लिया जाएगा और आगे की रणनीति क्या होगी उस बारे में भी उन्हें बताया जाएगा कि आखिर संगठन को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से लोगों के साथ संपर्क और मजबूत करना है ताकि आने वाले जो चुनाव है, पार्लियामानी चुनाव, लोकसभा के चुनाव, उसमें पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल हो सके। और जहां तक आपने ये कहा कि यहाँ पर असेंबली चुनाव का भी जिक्र हो रहा है, हालांकि उस बारे में इतना कोई ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा कोई बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि कई नेताओं से हमने भी बातचीत की थी और सब नेताओं का यही कहना है कि फिलहाल जो है यहाँ पार्लियामानी चुनाव के बारे में ही ज्यादा जो है ये हम कह सकते हैं कि ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर असेंबली चुनाव होते हैं तो उस बारे में क्या फैसला आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा और क्या असेंबली चुनाव जल्दी जहाँ हो सकते हैं, उसका सारा दारोमदार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है। लेकिन जिस तरह से ये मीटिंग हो रही है नॉर्थ जोन की, नॉर्थ स्टेट्स की, उसमें ये जरूर है कि जो बीजेपी अब ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से ये कोशिश जारी है कि पार्लियामानी चुनाव के लिए एक संगठन बनाया जाए, एक ऐसा अलग से एक गुट बनाया जाए जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। वहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ से जो उनके पार्टी के कैडर्स हैं उनको रिवाइव किया जाए, उनको इस तरह की डायरेक्शन दी जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो आगे पहुंच पाए और बीजेपी के लिए प्रचार करें, प्रसार करें। और जो जिस तरह की कोशिश है अपोजिशन की जानिब से की जा रही है बीजेपी को टक्कर देने की, उसमें अपोजिशन कहीं कामयाब ना हो, ये कहा जा सकता है कि उस बारे में ये जो आज की मीटिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जैसे बिल्कुल मनोज, आज की मीटिंग अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच राजधानी शिमला से मनोज राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और मोरूप सेंजन हमारे सहयोगी लेह से जुड़े हुए हैं। मोरूप, लेह से कौन रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा है इस बैठक में दिल्ली, और लेह लद्दाख के लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? मोरूप। जी जैस्मिन, जैसे कि हमारे यहाँ से जो बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट है पुंचोक स्तांजी जी, वो इस मीटिंग में शामिल हो रहा है। तो आज सुबह हम उनसे बात किया तो ये देखने को मिला कि लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हुए लद्दाख के इश्यू डिस्कस करेंगे। और लद्दाख के इश्यूज बताए तो खासकर लोकसभा इलेक्शन तो 2024 में है, लेकिन उससे पहले भी बीजेपी के लिए एक टेस्ट रहेगा कि करगिल की हिल काउंसिल का इलेक्शन रहेगा, फिर म्यूनिसिपल कमेटी का भी इलेक्शन होगा। तो ये 2024 से पहले एक बीजेपी के लिए टेस्ट रहेगा, क्योंकि जो बीजेपी एक तरफ चल रहा है और एपेक्स बॉडी और केडीए एक तरफ चल रहा है, क्योंकि एपेक्स और केडीए का डिमांड एक है और बीजेपी पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लद्दाख के काफ़ी जो यूटी मिलने के बाद सेफगार्ड की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड लाएंगे। उसी तरह एक दूसरी तरफ जो एपेक्स और केडीए वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑन द लैंड ऑफ 6 शेड्यूल। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो आने वाले इलेक्शंस है उनके लिए एक टेस्ट रहेगा और किस तरह से इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाए, ये सब चर्चा इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। जी जैस्मिन। बिल्कुल, और राजेंद्र का रुख कर लेते हैं, राजधानी शिमला से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, हिमाचल के लिहाज से भी ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हिमाचल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो हमेशा से ट्रेंड यही रहा है कि प्रदेश में जिसकी सरकार है, लोकसभा की सीटों को बीजेपी की हिमाचल की जनता ने जिसकी केंद्र में सरकार है, ऐसा जरूरी नहीं कि उन्हीं की प्रदेश में भी सरकार हो। प्रदेश में कांग्रेस है और हिमाचल की जनता का अगर ट्रेंड देखा जाए तो लोकसभा की सीटें भी फिर वो उन्हीं के पाले में डालते हैं जिनकी राज्य में सरकार है। इस लिहाज से चैलेंजिंग भी काफी नजर आ रहा है बीजेपी के लिए ये लोकसभा का 2024 चुनाव। राजेंद्र।
जैस्मिन, बिल्कुल। और आज की जो मीटिंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण समझी जा रही है हिमाचल की दृष्टि से भी, क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनेगी। किस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार की रणनीति तैयार करनी है, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। हाँ। और जो दूसरा हिमाचल प्रदेश का मुद्दा है वो अब, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है, नए प्रदेश अध्यक्ष का गठन हो चुका है, तो ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी के इश्यूज भी इस बैठक में डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनावों की हम दृष्टि से देखें तो इस बार जरूर भाजपा के लिए चैलेंज है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनावों में भाजपा ने चारों लोकसभा की सीटें जीती थी और बड़े मार्जिन के साथ जीती थी। हालांकि उसके बाद फिर उपचुनाव एक हुए थे जिसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या ट्रेंड रहता है, क्या विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से कांग्रेस को जीत मिली थी, कांग्रेस उस जीत को बरकरार रख पाएगी या फिर भाजपा दोबारा से वापसी करेगी, अब ये देखना अहम होगा। लेकिन भाजपा की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जैसे पूरे देश की तरह कार्यक्रम पूरे देश में दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी उनका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी भाजपा के अपने संगठनात्मक जिले हैं, तो जिला स्तर पर भी भाजपा की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब इसके अलावा भाजपा के बड़े नेता सक्रिय हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो मंडी जिला में कार्यक्रम उन्होंने संबोधित किए। इसके अलावा आज शिमला के रामपुर में वो हैं, तो तमाम सक्रियता अलग अलग नेताओं की देखने को मिल सकती है। और पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आए थे, कांगड़ा में उन्होंने कार्यक्रम किया। भाजपा के 2 कार्यालय, जिला स्तर के कार्यालयों का शुभारंभ उन्होंने किया। उसके बाद मंडी संसदीय क्षेत्र का कार्यक्रम उन्होंने किया कि वहां पर बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो 2 बड़ी जनसभाओं को जेपी नड्डा खुद संबोधित करके हिमाचल प्रदेश से गए हैं। तो ऐसे में तैयारियां अब लोकसभा चुनावों की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं और आज काफी अहम ये बैठक रहने वाली है। बिल्कुल राजेंद्र, काफी अहम ये बैठक आज रहने वाली है। जिस तरीके से जेपी नड्डा हिमाचल में सक्रिय रहे, अनुराग ठाकुर भी उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस पर भी मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। लेकिन खुर्रम, क्योंकि 2023 और 2024 दोनों ही साल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2023 में ऐसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं जो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, और 2024 के लोकसभा चुनाव तो फिर है ही। इस लिहाज से ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आज नॉर्थ रीजन की हो रही है, कल दक्षिण रीजन की बैठक है और इससे पहले गुवाहाटी में ईस्ट रीजन की बैठक हुई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जमीन को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना और अपनी जमीन को खंगालने की भी एक तरीके से कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से तमाम अलग अलग राज्यों के नेताओं को और प्रदेश प्रभारियों को यहां पर बुलाया गया है। खुर्रम, देखिए, आपको मालूम है कि जो भी इंतखाबात चुनाव लड़े जाते हैं उसमें ज़्यादातर परसेप्शंस पे लड़े जाते हैं। अपोजिशन पार्टियां जिस तरह की मीटिंग कर रही हैं, जिस तरीके से पटना में मीटिंग हुई, उसके बाद शिमला की बात हो रही थी, फिर बेंगलोर की बात हो रही है, तो एक बड़ा परसेप्शन ये है कि विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। लेकिन कई बदलाव इस दरमियान में, अगर मुल्क की जो सूरत हाल है अगर आप उसको देखें, शिवसेना का एक गुट अलग हुआ है, अभी एनसीपी का एक गुट अलग हुआ है, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा अभी गर्मा रहा है। कई जो इलाके हैं, खासतौर से जो ट्राइबल्स हैं या फिर दूसरे जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां से विरोध में आवाजें उठी हैं। तो तमाम तरह की रणनीति और विशेष तौर पर मुद्दे क्या हो, जिस तरीके से जो विकास का काम हुआ है, खासतौर से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बड़ी योजनाएं हैं, 13-14 लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं या करने वाले हैं, उन तमाम चीजों को इस मीटिंग में एक तरीके से आप देख सकते हैं कि वो तमाम बैकग्राउंड में है। और साथ ही साथ संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से अलग अलग राज्यों में वो चुनावी रणनीति तैयार की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड का मसला है, लद्दाख में जो वहां पर 6 शेड्यूल की मांग है, किस तरीके से इन तमाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति तैयार कर सकती है। राज्यों के स्तर पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर काम करना है। अभी जनसंपर्क अभियान वो चल रहा है। हाल ही में टिप्पू परिवार से अभी हमारे विदेश मंत्री ने मुलाकात की थी। ये तमाम बातें उसी ओर जो है इशारा कर रही हैं। और आज की जो बैठक की अगर बात करें, जिस तरीके से 14 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है और साथ ही साथ दिल्ली है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, ये तमाम जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति तैयार करने की कोशिश है। कुछ ऐसे 5 राज्य
जहां पर विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर यह बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मनोज, अमूमन ऐसा होता है कि जो विधानसभा चुनाव है उन्हें लोकसभा चुनाव का एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी कहा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यह चीज उल्टी होती हुई नजर आ रही है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में एक तरीके से बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट भी माना जाएगा। इस लिहाज से भी जम्मू कश्मीर के लिए यह बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मनोज। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली के चुनाव होंगे। हालांकि जो पार्लियामेंट के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, वो सिलेक्टेड हैं, पूरे देश में होंगे तो जम्मू कश्मीर में भी होंगे। और जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर यहाँ पहले ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। बीजेपी टेस्ट करेगी वोटर्स, आखिर उनकी जो पार्टी है वो कहाँ पर है। अगर हम पास की बात करें तो जम्मू का जो मेन इलाका है या जम्मू का डिवीजन, जो हम जम्मू डिवीजन कह सकते हैं, तो वो बीजेपी का एक वोट बैंक रहा है। यहाँ बीजेपी का अच्छा खासा असर रहा है। लेकिन पिछले चंद वर्षों में बीजेपी ने ये कोशिश की है कि कश्मीर वैली जो है वहां पर अपने पांव पसारे, वहां पर संगठन को मजबूत करें। उसके लिए कई वहां बैठकें भी हुई हैं, कई वहां मीटिंग्स भी हो रही हैं और लगातार बीजेपी की ये कोशिश है कि कश्मीर वैली में पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि वहां से उनको कुछ सीटें हासिल हुई। और अगर लोकसभा के चुनाव पहले होते हैं और जैसा कि ऐसा लग रहा है कि पहले लोकसभा के ही चुनाव होंगे तो उससे डेफिनेटली बीजेपी के पास एक फीडबैक ये जरूर आएगा कि आखिर उनकी पार्टी कहां पर, किस क्षेत्र में कहां पर उनकी मजबूती है। जो जम्मू का क्षेत्र है वहां जो मजबूती आज तक रही है वो कितनी हद तक मौजूद है या उसको कितनी और मजबूत हो चुकी है। इसी तरह सबसे ज्यादा बड़ा फोकस जो होगा बीजेपी का वो होगा कश्मीर वैली का, क्योंकि कश्मीर वैली में आज तक हमने देखा है कि बीजेपी के पास कोई भी एमएलए नहीं रहा है। तो कोशिश बीजेपी की ये रहेगी कि वो वहां पर अपनी जमीन को पूरा हम ये कह सकते हैं स्ट्रांग करे, अपना बेस जो है बूथ लेवल पर अपनी पार्टी को मजबूत करे। और लोकसभा के चुनाव जब होंगे तो उसमें डेफिनेटली एक पार्टी के पास एक फीडबैक आएगा कि आखिर उनकी पार्टी कहां पर है, कितनी मजबूत है कश्मीर वैली के अंदर। और उसके साथ ही वो असेंबली चुनाव अगर उसके बाद जब होते हैं तो उसमें वो अपनी एक रणनीति जरूर बनाएगी कि किस तरह से अगर उन्हें ये लगता है कि कहीं पर जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, खास तौर पर कश्मीर वैली की अगर बात करें तो जो राजनीतिक समीकरण इस वक्त बने हुए हैं वहां पर जो स्थानीय पार्टियां हैं जो कभी फ्रंट फुट पर खेला करती थी वो आज बैक फुट पर नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी अन्य स्थानीय पार्टियां हैं, चाहे अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी हो, वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर एक तरफ से अगर हम फारूक अब्दुल्ला को देखें तो अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो कभी भी बीजेपी के खिलाफ खुलकर कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण कश्मीर घाटी का इस वक्त बना हुआ है वो भी अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रहा है, बहुत कुछ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जहां तक कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे तो जैस्मिन, तो उसमें सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के बाकी जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, जो नई पार्टियां हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर आपकी पार्टी हो, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या बाकी अन्य जो दल हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो उनका एक सॉफ्ट रवैया रहा है। हालांकि बयानात उनकी तरफ से भी आते हैं। जब भी कश्मीर के अंदर जिस तरह की, अगर जैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, तो उस पर अगर हम देखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम पार्टीज हैं कश्मीर बेस्ड, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज उनको हम कहेंगे, जिनमें आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी शामिल है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, वो खुलकर उनकी इस पॉलिसी के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जो वहां पर जो समीकरण बन रहा है कश्मीर वैली के अंदर, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कई ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ लग रहे हैं, जिनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हम ये कह सकते हैं कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के लिए। वो बहुत एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आने वाले चुनावों में, क्योंकि जिस तरह से समीकरण बन रहा है, अगर हम जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर कांग्रेस हो, कांग्रेस का खासा असर जम्मू संभाग में दिख रहा है। लेकिन यहाँ ज्यादातर जो अगर हम ये ऐसी बात कहें तो बीजेपी का एक अपर हैंड है, अपर एज है। लेकिन कश्मीर वैली के अंदर बीजेपी का
अपने आप में इतना ज्यादा अभी असर नहीं है, लेकिन वो कोशिश ये करेगी कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, कि उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा समीकरण बनाए कि जिसकी वजह से पार्टी के हक में या एक ऐसा अलायंस बने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट। बिल्कुल मनोज, जम्मू को अगर अलग रख दिया जाए तो कश्मीर में बीजेपी को अभी अपनी जमीन को और मजबूत करने में वक्त लगेगा और उसी के लिए बीजेपी मेहनत करती हुई नजर भी आ रही है। हमने देखा राजनाथ सिंह रक्षा कॉन्क्लेव में जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार कश्मीर का दौरा करते हैं, इस तरीके की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा यही लग रहा है कि बहुत जल्द विधानसभा चुनाव वहां पर होंगे और उससे पहले बीजेपी को रियलिटी पता है, कश्मीर घाटी में खासतौर पर अपनी जमीन को मजबूत करने की उन्हें जरूरत नजर आ रही है। राजेंद्र, मनोज, खुर्रम और मोरूफ, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और कश्मीर में मौसम की बात करें, उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। नेटवर्क न्यूज़ 18 नेटवर्क। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क ना होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उपराज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर में मौसम सुहावना हो गया है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। श्रीनगर में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लोगों से बिना कारण घर से ना निकलने की अपील की है। तो श्रीनगर में भी बारिश हो रही है। मौसम एक बार फिर से श्रीनगर में सुहावना हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश श्रीनगर में हो रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है और बिना कारण घर से बाहर ना निकले, ऐसा मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, कश्मीर में मौसम सुहावना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, जो 20 जुलाई तक चलेगी। सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक इस यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा को 6 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें 70 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। पंजीकरण के लिए बूथ भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा। आपको ये बता दें कि 32 किलोमीटर की इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं को 4 ग्लेशियरों को पार करना होता है और करीब 18,570 फीट की ऊंचाई पर महादेव के दर्शन के साथ ही यात्रा पूरी होती है। तो 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव की यात्रा आज से औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। इसको लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। इस यात्रा के पूरे रूट को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। तुलसी भारती हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तुलसी, इससे पहले भी हम आपने बातचीत की कि किस तरीके से औपचारिक तौर पर इस यात्रा की शुरुआत हो गई है। अगर यात्रा के पूरे रूट की बात की जाए तो किस तरीके से ये रूट यहाँ पर बनाया गया है, दूसरे राज्यों से जो लोग आते हैं उन्हें कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, कहाँ पर उनके ठहरने का इंतजाम किया जाता है और किस तरीके से पूरी यात्रा संचालित होती है, जरा विस्तार से बताएं तुलसी। जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए आज से जो है श्रीखंड महादेव की धार्मिक यात्रा शुरू हुई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो है जो मेडिकल टीम है वो तैनात की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से 70 से अधिक जो पुलिस जवान है वो तैनात किए गए हैं। और यात्रा की अगर बात करें तो ये कुल यात्रा जो है करीब 32 किलोमीटर लंबी है। और इस यात्रा के लिए सबसे पहले जो प्रशासन की तरफ से इस बार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो श्रद्धालुओं के लिए की गई है, ताकि सुविधा श्रद्धालुओं को मिल सके और कहीं से भी वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रा की शुरुआत जो है वो सिंगाड़ से होती है, जहां पर पंजीकरण जो है वो किया जाता है, जहां पर मेडिकल चेकअप किया जाता है। और उसके बाद जो ये यात्रा है ये वहां से शुरू होती है, श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप किया जाता है और उसके बाद
बाद श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति इस यात्रा के लिए होती है। इसके अलावा दूसरा पहला जो बेस कैंप है वो ठाकुर में बनाया गया है, जहां पर मेडिकल जो टीम है वो तैनात है और 24 घंटे जो है यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहां पर डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी और इसके साथ साथ पुलिस के जवान जो है वहां पर तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ खाने पीने के लिए अगर बात करें तो जो हिंदू धार्मिक संगठन है उनके द्वारा वहां पर भंडारों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो ये जो बेस कैंप है ये है पुंछा के पास, जहां पर पहाड़ी चढ़ने के बाद जो है पहाड़ी उतरने पर वहां पर जो पुंछा है, वहाँ ये जो घाटी है पुंछा घाटी, वहां पर बेस कैंप बनाया गया है। वहां पर भी श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल की सुविधा है और सुरक्षा की दृष्टि से तमाम तरह के इंतजाम जो है पुलिस विभाग की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जो मेन बेस कैंप इस यात्रा का है वो है भीमद्वारी में, जहां पर लगभग सैकड़ों श्रद्धालुओं को रहने के लिए आसपास के लोगों के द्वारा जो टेंट की व्यवस्था वहां पर की गई है। वहां पर भी भंडारे का आयोजन जो है वो धार्मिक संगठनों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक की जो मेडिकल टीम है वो वहां पर भीमद्वारी के पास जो है वो 24 घंटे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात है, जहां पर मेडिकल फैसिलिटी जो है श्रद्धालुओं को दी जाती है। इसके अलावा अंतिम बेस कैंप की बात करें तो अंतिम जो बेस कैंप है वो है पार्वती बाग में, जहां पर इस यात्रा की अगर बात करें तो पार्वती बाग से आगे कोई बेस कैंप नहीं है। वहां से आगे श्रद्धालुओं को जो है सुबह जो है लगभग 10 बजे के बाद जो है श्रद्धालुओं को वहां से आगे नहीं भेजा जाता है, क्योंकि मौसम की अगर बात करें तो जिस तरह से वहां से आगे जो यात्रा है वो लंबी है और यात्रा पूरी करके जो है श्रद्धालु वापिस आए, इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो निर्धारित किया गया है जो प्रशासन के द्वारा कि करीब 10 बजे तक जो है वो वहां से आगे श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। तो इस यात्रा की जो अगर मेन बात करें तो जो भीमद्वारी बेस कैंप है वहां से श्रद्धालु जो सुबह 4 बजे 5 बजे निकलते हैं और उसके बाद ये यात्रा जो है वो उसी दिन जो है वो वापिस भीमद्वारी के पास ये जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता प्रबंध है वो किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेडिकल फैसिलिटी है। इसके अलावा रेस्क्यू टीम, अगर श्रद्धालुओं को इस रास्ते की अगर बात करें कोई दिक्कत हो, किस तरह की समस्या हो, तो उसके लिए जो है प्रशासन की तरफ से एक रेस्क्यू टीम जो है वो तैनात की गई है। इस बार प्रशासन की तरफ से एक अलग से रेस्क्यू टीम जो है वो लोकल जो वॉलंटियर वहां पर है उनके द्वारा जो की गई, जिनको उस रास्ते की पूरी जानकारी है और ऐसे में वो श्रद्धालुओं को एडवाइस भी देते हैं कि किन किन बातों का तुलसी, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा संचालित की जाती है ये अपने आप में एक चैलेंजिंग रास्ता है। ऐसे में मौसम भी यहाँ पर एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो मौसम के लिहाज से किस तरीके की एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है और कोई अप्रिय घटना ना हो उससे बचा जाए, उसके लिए किस तरीके की एडवाइजरी यहाँ पर मौसम विभाग ने या फिर स्थानीय प्रशासन ने जारी की है? तुलसी जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए हर साल ये यात्रा जो है जुलाई महीने में शुरू होती है। इस बार अगर बात करें तो 7 जुलाई से ये यात्रा शुरुआत की गई है और 20 तक चलेगी। तमाम अगर पिछले कई सालों की बात करें तो ये यात्रा अगर 11 जुलाई से 15 जुलाई से और 20 जुलाई से इस तरह से शुरू होती है। और इस बार प्रशासन की तरफ से पहले जो इस यात्रा को शुरू किया गया है ताकि ये धार्मिक यात्रा जो है वो मानसून सीजन भी चल रहा है, इसके चलते कहीं न कहीं जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो है वो भारी बारिश और बाढ़ को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो इस यात्रा की अगर बात करें ये यात्रा जो है हर साल जुलाई महीने में होती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस बार इस यात्रा को इसलिए जो है वो 7 जुलाई से किया गया ताकि ये यात्रा जो है ठीक ढंग से संपन्न हो, ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। लेकिन मौसम की अगर बात करें तो मौसम जो है जो पहाड़ी है 18,000 की ऊंचाई पर अगर हम बात करें तो वहां पर मौसम जो है पल पल बदलता रहता है। हमेशा अगर बात करें तो वहां पर जो है श्रीखंड महादेव में हमेशा जो है वो इस महीने में जो है धुंध छाई रहती है, जहां पर बहुत कम मौसम जो है वो साफ होता है जब कि वहां पर धूप खिली हो। लेकिन प्रशासन की तरफ से मौसम खराब रहता है, पल पल मौसम पहाड़ों पर बदलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनका उत्साह कम नहीं होता है। और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने यहाँ पर तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। 70 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, अलग अलग 4 बेस कैंप बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर चीज मुहैया कराई गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। बहुत शुक्रिया तुलसी तमाम अपडेट्स के लिए। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए 10 मिनट में 50 खबरें।